अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। प्लान के मुताबिक वो दोस्त जिसका दोस्त इस गांव में रहता था अगले रोज़ इससे मिलने चला गया। उसे बताया तो वो बिना सोचे समझे खुश हो गया कि एक लड़की मुफ्त में हाथ आ रही है। उसने कहा कि लड़की को खेतों वाले कोठे तक ले आओ, आगे वो खुद जिम्मेदार होगा कि किसी को पता न चले। दरअसल इस दोस्त के दिल में अय्याशी और बदी थी। वो गांव चौधरी के गांव से कोई 3 मील दूर था। ज़ाहिरी तौर पर तो वो पीर से इंतकाम लेना चाहते थे, लेकिन इनके दिलों में बदी का ख्याल था और वो खुश थे कि खूबसूरत और नौजवान लड़की हाथ आ जाएगी। इन तीनों ने अब ये काम शुरू कर दिया कि शाम के वक्त उस तरफ निकल जाते जिधर पीर की बेटी घूमने फिरने जाया करती थी। उन्होंने देखा कि वो तो हर शाम इधर जाती है। मुश्किल ये थी कि वो अकेली नहीं होती थी। एक रोज़ इसके साथ एक लड़की थी और दूसरे रोज़ उसके साथ 2 लड़कियां देखी गईं। इन तीनों ने एक सहूलत ये देखी कि पीर की बेटी सूरज ग़ुरूब हो जाने के बाद तक इधर घूमती फिरती रहती थी। पीर की 2 बीवियां थीं, एक से सिर्फ ये बेटी हुई थी। पीर ने एक जवान लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली थी। इससे 2 बेटे हुए थे। इन 2 में से एक बेटा अब पाकिस्तान में इसकी गद्दी पर बैठा हुआ था और उसने मुरीदी का सिलसिला बाप से भी ज़्यादा दूर तक फैला दिया था। एक शाम इन्हें मौका मिल गया। रमज़ान का महीना था। इस वक्त रमज़ान गर्मियों में आया था। सावन की बारिशें अभी शुरू नहीं हुई थीं, अभी आंधियों का मौसम था। पीर की बेटी हस्बे मामूल शाम के वक्त टहलने को निकली। इससे ये जाहिर हुआ कि वो रोज़े से नहीं थी, वरना वो घर में होती। मौका इसलिए अच्छा था कि खेतों में कोई भी नहीं था। मुसलमान घरों में इफ्तारी के लिए जा बैठते थे। फिर ये मौका इसलिए भी अच्छा था कि इस शाम इसके साथ कोई लड़की नहीं बल्कि एक बूढ़ी सी औरत थी। इस शाम सूरज ग़ुरूब हो गया तो लड़की वापस घर जाने की बजाय टहलती टहलती अभी और आगे जा रही थी। गर्मी बहुत तेज थी। अचानक आंधी आ गई। आंधी भी इतनी तेजी से आई कि सारा इलाका गिर्दो गुबार में छुप गया। चौधरी तेजी से दौड़ा और लड़की को पीछे से पकड़कर उठा लिया। लड़की ने शोर तो किया, लेकिन आंधी की चीखें उससे ज्यादा बुलंद थीं। दूसरे दोनों दोस्त पहुंचे और एक ने बुढ़िया को पीछे से कमर के गिर्द बाजू डालकर उठा लिया और किसी दूसरी तरफ ले गया। कुछ दूर जाकर उसने बुढ़िया को जमीन पर फेंका और कहा कि पीर के घर न जाना, सीधी अपने घर जाओ, वरना कत्ल हो जाओगी। बुढ़िया उठी और दौड़ पड़ी। लड़की को उठाकर वो आगे निकल गए और खड्ड में उतरे। खड्ड में से निकलकर वो आगे चले गए। तीसरा दोस्त भी उनसे जा मिला। चौधरी ने कहा कि लड़की के ऊपर कंबल या चादर होनी चाहिए ताकि कोई इसे पहचान न सके। दोस्तों ने कहा कि अब जो होगा देखी जाएगी। घर चादर ये खेस लेने गए तो घर वाले पूछेंगे कि ये कहाँ ले जा रहे हो और क्यों ले जा रहे हो। लड़की रो रही थी। वो इन तीनों को नहीं पहचानती थी। इन तीनों ने लड़की को डराया धमकाया और कहा कि वो जितना भी चीखे इसे कोई नहीं छुड़ा सकेगा और बेहतर यह है कि वो खामोश रहे, वरना मारी जाएगी। इसे ये भी बता दिया गया कि इसे हमेशा के लिए अगवा नहीं किया जा रहा, बल्कि 3-4 दिनों के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। आंधी ने खासा अंधेरा कर दिया था। वो लड़की को साथ लेकर आगे को चलते ही गए और रात गहरी तारीख हो गई। उन्होंने ये जुर्म बड़ी ही दिलेरी से किया था और असल दिलेरी ये थी कि उन्होंने इसके नताइज की परवाह नहीं की थी। मैं इस किस्म की छोटी छोटी बातें सुनाकर कहानी को तूल नहीं दूंगा कि लड़की इन्हें क्या कहती रही और उन्होंने लड़की से क्या कुछ कहा, और ये कि लड़की को उन्होंने अपने साथ पैदल किस तरह चलाया और किस तरह दोस्त के कोठे तक पहुंचे। कोठे का मतलब किसी मकान की छत नहीं, बल्कि बाज़ जमींदार अपने खेतों में 1 या 2 कमरों का कच्चा सा मकान बना लेते हैं जिसमें मवेशियों के लिए भूसा और चारा रखते हैं और बारिश वगैरह की सूरत में खुद भी वहाँ पनाह लेते हैं। मैं आपको फौरन इनके इस गांव वाले दोस्त के यहाँ पहुँचा देता हूँ। लड़की को वो इस गांव की खेतों वाले कोठे तक ले गए और एक दोस्त अपने इस गांव वाले दोस्त के घर चला गया। इसे इसने बताया कि लड़की आ गई है। वो अपने इस कोठे तक आया और कोठा खोल दिया। एक कमरा जरा साफ सुथरा था और वहाँ 2 चारपाइयाँ भी बिछी हुई थीं, लेकिन बिस्तर नहीं थे। उन्होंने बिस्तर की जरूरत ही ना समझी। वो कहते थे कि 3-4 दिन ही तो रहना है। चौधरी इस लड़की को खराब करके छोड़ना चाहता था। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और ये खून इसके दिमाग को भी चढ़ गया था। उसने हमें बताया कि उसने ये भी सोचा था कि लड़की का गला घोंटकर उसकी लाश उठा ले और पीर के घर फेंक कर अपने घर चला जाए, लेकिन फिर ये इरादा जहन से निकाल दिया।
आंधी का जोर टूट गया था। एक दोस्त अपने गांव वापस चला गया और उसने चौधरी के घर और दूसरे दोस्त के घर बताया कि वो एक दोस्त के घर जा रहे हैं और रात को वापस नहीं आएंगे। ये इसलिए कहा गया था कि घर वाले इन्हें ढूंढते न फिरें। वो जवान आदमी थे, बच्चे तो थे नहीं कि घर वाले फिक्र में पड़ जाते कि कहाँ चले गए हैं। बहरहाल इन्हें तसल्ली हो गई कि तीनों दोस्त जहाँ भी हैं इकट्ठे हैं। इस गांव वाले दोस्त ने अपने मेहमान दोस्तों के लिए खाने का बंदोबस्त कर दिया और वहीं कोठे में खाना ले आया। लड़की को भी खाना खिलाया गया। वो तो रो रो कर बुरा हाल कर चुकी थी। दोस्त लालटेन जलाकर साथ ले आया था। खाने के बाद इन चारों ने लड़की के साथ वही सलूक करना था जिसकी आप अक्सर अखबारों में खबरें पढ़ा करते हैं। मेजबान ने कहा कि यूं लुत्फ नहीं आएगा, जरा ठहरो, मैं पीने पिलाने का बंदोबस्त भी करता हूँ। वो सिक्कों का इलाका था जहाँ देसी शराब पानी की तरह चलती थी। मुसलमान तो शराब पीते नहीं थे, लेकिन बड़े जमींदारों जागीरदारों के बेटे चोरी छुपे और कोई खुल्लम खुल्ला शराब पी लिया करते थे। ये दोस्त दौड़ा गया और देसी शराब की एक बोतल और गिलास भी ले आया। चारों ने थोड़ी थोड़ी पी ली, लेकिन अपनी ये हालत न होने दी कि बिल्कुल बदमस्त हो जाएं और नशे में बड़के मारनी शुरू कर देते। क्या तुम मुसलमान हो? पीर की बेटी ने तंजिया लहजे में इनसे पूछा। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती कि मुसलमान होकर एक मुसलमान की बेटी को उठा लाए हो? तुम में इतनी हिम्मत और जुर्रत है तो किसी सिख की बेटी को उठाकर देखते। लानत है तुम सब पर। तुम्हारा बाप भी मुसलमान है, चौधरी ने कहा। उसने एक मासूम लड़की के साथ धोखा किया और उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की थी। तुम नहीं जानती कि वो लड़की वहां क्यों जाती थी? मैं जानती हूँ वो मेरे बाप के पास क्यों जाती थी, पीर की बेटी ने कहा। वो अपनी मर्जी के एक लड़के के साथ शादी करना चाहती थी। मैं जानती हूँ, मेरे बाप ने उसको धोखे से बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की थी। मेरे बाप के पास औरतें अपनी मर्जी से जाती हैं और बड़ी खुशी से उसके खास कमरे में उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करती हैं। वो तुम्हारे जैसे लोगों के घरों की औरतें होती हैं। इन औरतों ने मेरे बाप का दिमाग खराब किया है और मेरा बाप ये समझता है कि हर लड़की और हर औरत ऐसी ही होती है। मैं अंदर थी जब इस लड़की की चीखें और शोर शराबा सुना। मैं जान गई कि मेरा बाप किसी के साथ जबरदस्ती बदी कर रहा है। मुझसे रहा न गया। मैं दौड़ी गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने कमरे में जो हालत बाप की और इस लड़की की देखी तो मेरा खून उबल पड़ा। बाप ने मुझे डांट दिया कि यहाँ से दफा हो जाओ। लड़की ने मुझे देखा तो वो और ज़्यादा चीखने लगी। मेरा बाप उस लड़की को छोड़ नहीं रहा था। मैं इसे ज़बरदस्ती अंदर ले गई और वो बेचारी कांप रही थी और बिलक बिलक कर रो रही थी। उसने मुझे बताया कि वो क्या मुराद लेकर आई थी, बल्कि आई नहीं थी, मेरे बाप ने उसे बुलाया था। मैंने लड़की को दूसरी तरफ से बाहर निकाल दिया। बाप अंदर आया और मुझे बुरा भला कहने लगा। इस बाप से मुझे वैसे ही बड़ी नफरत है। मेरी माँ ने मुझे बचा लिया, मैंने उस लड़की को बचा लिया था। तुम अब इसका इंतकाम मुझसे लेना चाहते हो? चौधरी कुछ हैरान हुआ कि ये लड़की तो बड़ी अकल वाली है और मजबूत दिल कुर्ते वाली है। इसे ये मालूम नहीं था कि वो लड़की चौधरी के साथ शादी करना चाहती थी। चौधरी ने उसे बताया। तब पीर की बेटी ने चौधरी को शर्मसार करने के लिए कहा कि तुम अपने आप को मर्द और गैरत वाला आदमी समझते हो। तुम इतने दिलेर और गैरतमंद होते तो मर्दों की तरह मेरे बाप से इंतकाम लेते। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती कि तुम 4 आदमी हो और मैं अकेली हूँ। तुम 3 आदमी मिलकर मुझे उठाकर लाए हो। तुम्हें इतनी जुर्रत ही नहीं कि मर्दों की तरह सामने आकर किसी मर्द से इंतकाम लो। हम तुम्हें कत्ल तो नहीं करेंगे, चौधरी ने कहा। 3-4 दिनों बाद तुम्हें बाप के दरवाजे पर छोड़ जाएंगे और फिर वो देखेगा कि किसी की बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का नतीजा क्या होता है। मैं अकेली लड़की तुम्हें रोक नहीं सकती, पीर की बेटी ने कहा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह तुम एक मासूम लड़की की बेइज्जती पर इतने भड़के हो, इसी तरह मैं भी मासूम और कंवारी हूँ। मेरी बेइज्जती का बदला कौन लेगा? ये बेगैरत बाप। इस कंवारी लड़की को मैंने अपने बाप से बचाया है। इसके बाद लड़की ने ऐसी बातें की जिनकी कम से कम चौधरी को तवक्को न थी। लड़की के अंदर कोई ऐसी जुर्रत पैदा हो गई थी कि उसके आंसू खुश्क हो गए और उसकी जबान रवां हो गई। चौधरी ने अपने आप में एक अजीब तब्दीली देखी। उसका दिल मोम होने लगा। उसके बाकी 3 साथी तंजिया हंसते रहे और कुछ न कुछ कहते रहे। इनके दिमागों को देसी शराब चढ़ी हुई थी। शराब तो चौधरी ने भी पी थी, लेकिन उसने अपने साथियों जैसा असर कबूल नहीं किया था। वो भी इन्हीं जैसा शेर और दिलेर था।
और किसी पहलू से भी शरीफ आदमी नहीं था, लेकिन उसने हमें सुनाया कि पीर की बेटी को उसने गौर से देखा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे ये वही लड़की है जिसके साथ वो शादी करना चाहता था। चौधरी के एक दोस्त ने कहा कि इसकी बकबक कब तक सुनते रहोगे। मेजबान दोस्त और चौधरी का दूसरा दोस्त इकट्ठे उठे और लड़की पर लपके। चौधरी इनके आगे आ गया और लड़की की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। नहीं मेरे भाइयों, चौधरी ने कहा, यह हरकत नहीं होगी। इस लड़की को हाथ लगाओगे तो समझो मेरी गैरत पर हाथ डालोगे। हट ओए आगे से, चौधरी के एक दोस्त ने उसे हाथ से परे हटाने की कोशिश करते हुए कहा। बड़ा आया गैरत वाला, हम कोई बेगैरत हैं? मैंने कह दिया है ना कि हाथ नहीं लगाना, चौधरी ने कहा। दोस्ती रखनी है तो पीछे रहो, दुश्मन बनना है तो मैं अकेला काफी हूँ। दोस्तों ने चौधरी को मनाना और समझाना शुरू कर दिया और कहा कि वो शरीफ आदमी बनने की कोशिश न करे और इनकी मेहनत भी न ज़ाया करे। उन्होंने खतरा मोल लिया था और वो गिरफ्तार भी हो सकते थे, इसलिए चाहते थे कि जुर्म किया है तो उससे फायदा भी उठाएं। लेकिन चौधरी उनके आगे चट्टान बनकर खड़ा हो गया था। इस मसले पर चौधरी की अपने दोस्तों के साथ इतनी ज्यादा चपकलिश हुई कि वो हाथापाई पर उतर आए। मेजबान दोस्त को कुछ ख्याल आ गया तो उसने चौधरी का साथ दिया और कहा कि लड़ना है तो अपने गांव जाकर लड़ो, तुम मेरे मेहमान हो और मैं यहाँ तमाशा नहीं देख सकता। इस तरह दो दोस्त एक तरफ और दो इनके खिलाफ हो गए। तुम जानते हो मैं कितना ढीठ हूँ, चौधरी ने कहा। मैंने जो कह दिया है वही होगा। मेरे आगे दौलत का ढेर लगा दो, मेरी शहरक पर छुरी रख दो, जब तक जिंदा हूँ किसी का हाथ इस लड़की पर नहीं पहुंचने दूंगा। चौधरी के दोनों दोस्त नाराज होकर चल पड़े। चौधरी को ये डर था कि ये मुखबिरी कर देंगे और पीर को खबर पहुंचाएंगे कि इसकी बेटी चौधरी ने अगवा की है और अब फलां जगह है। जाते हो तो चले जाओ, मेजबान दोस्त ने इन्हें कहा। गांव जाकर कोई हरामीपन न कर देना। वो दोनों समझ गए कि इसका मतलब क्या है। दोनों ने बारी बारी कहा कि हम ऐसे नीच और बेगैरत नहीं, हमारी जबान पर कोई हरामीपन नहीं आएगा। ये कहकर वो चले गए। चौधरी और उसका मेजबान इस मसले पर सुलह मशवरा करने लगे कि लड़की का क्या करें। दोनों एक तरफ जा बैठे और बातें करने लगे। मेजबान दोस्त ने एक बार फिर चौधरी को हंसते हुए कहा कि इतनी खूबसूरत लड़की लाए हो तो इससे कुछ फायदा तो उठाओ। लेकिन चौधरी तो जैसे पत्थर हो गया था। सोच सोचकर उन्होंने ये फैसला किया कि लड़की को अभी चौधरी वापस ले जाए और इसके घर तक छोड़कर आगे निकल जाए। चौधरी अंदर गया और लड़की से कहा कि आओ चलें। वो दोनों चल पड़े। रास्ते में उन्होंने बहुत बातें की। लड़की को शायद डर होगा कि चौधरी ने अपने दोस्तों को टाला है और यह अब उसके साथ दस्त दराजी ना करे, लेकिन चौधरी ने ऐसी कोई हरकत न की, न कोई फजूल बात मुंह से निकाली। अलबत्ता लड़की के बाप को बुरा भला कहा और फिर ये कहा कि वो इसे पीर नहीं मानता और उसके जिन्नात महज धोखा और फरेब हैं। चौधरी ने तो इतनी सी बात ही की थी, लेकिन पीर की बेटी ने अपने बाप के करतूत बेनकाब करने शुरू किए तो चौधरी की भी आंखें खुल गईं। लड़की ने यहाँ तक कहा कि यह शख्स औरतों का ऐसा बड़ा शिकारी है कि मुझे डर लगा रहता है कि इसे कभी औरत न मिली तो ये मुझ पर ही हमला कर देगा और भूल जाएगा कि मैं इसकी बेटी हूँ। लड़की ने यह भी कहा कि मैं इस शख्स को किस तरह पीर मान सकती हूँ जो पानी की तरह शराब पीता है। ऐसी ही बातें करते करते वो पीर की बस्ती तक पहुंच गए। अब बताओ, चौधरी ने लड़की से पूछा, घर वालों को क्या बताओगी? क्या ये बताओगी कि मैंने तुम्हें अगवा किया था? ये मेरा मसला है, लड़की ने पुरएतमाद लहजे में कहा। मैं जो बेहतर समझूंगी कहूंगी और करूंगी, लेकिन ये जिल्लत अपने मुंह पर नहीं लूंगी कि तुम्हारा नाम ले दूं। इतनी सी बात कहकर लड़की चुप हो गई और चौधरी के मुंह को देखती रही। अचानक लड़की उसके पैरों में गिर गई और चौधरी के पैरों से लिपटकर जो रोई है तो उसकी हिचकी बंद गई। चौधरी ने उसे अपने बाजों में लिया और उसके सर पर हाथ भी फेरे और तसल्लियां दी। लड़की जरा संभली तो चौधरी से अलग होकर बोली, मेरे पीर और मेरे मुर्शिद तुम हो जिसने मेरी इज्जत बचाई है। लड़की अपने घर की तरफ चली गई और चौधरी अपने घर की तरफ चला गया। चौधरी अपने दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहता था, चुनाचे अगली सबसे पहले वो अपने दोनों दोस्तों के यहाँ गया और उन्हें बाहर बुलाया। वो आया तो इन्हें बताए कि वो लड़की को घर छोड़ आया है। इनकी दोस्ती बड़ी पुरानी थी जो टूट नहीं सकती थी। दोस्त कुछ गिले शिकवे करके राजी हो गए, फिर सोचने लगे कि ये किस तरह मालूम किया जाए कि पीर ने अपनी बेटी के साथ क्या सलूक किया है और बेटी ने उसे क्या बताया है। लड़की ने इन तीनों को पहचान लिया था। पुलिस को रिपोर्ट होती तो ये तीनों फौरन गिरफ्तार हो जाते, लेकिन चौधरी ने दोस्तों को बताया कि लड़की इनकी निशानदही नहीं करेगी और बाप के साथ कोई न कोई झूठ बोलेगी। चौधरी ने ये बात कह तो दी, लेकिन अंदर से वो भी घबराया हुआ था।
बहरहाल आदमी दिलेर और मजबूत था, इसलिए इसे भी एतमाद था कि इस सूरत हाल का अगर पैदा हो भी गई तो वो मुकाबला कर लेंगे। दिन गुजरने लगे और चौधरी की जहनी और जज्बाती हालत कुछ और तरह की हो गई। कभी उसे अफसोस होता कि उसने पीर से इंतकाम नहीं लिया और कभी इसे खुशी होती कि उसने एक लड़की की इज्जत बचाई है और ये बहुत ही अच्छा किया है। आखिर वो जवान आदमी था और इसकी तरबियत कुछ और तरह से हुई थी। कभी लड़की का जिसके साथ वो शादी करना चाहता था पीर की बेटी के साथ मुकाबला शुरू कर देता और इस नतीजे पर पहुंचता कि पीर की बेटी इस लड़की की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी है। बहरहाल ये इसके जहन और जज्बाती मामलात थे जिनमें वो कभी कभी उलझ जाता था। दिन खासे गुजर गए तो इससे और उसके दोस्तों को ये इत्मीनान हो गया कि मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा और लड़की ने भी इनकी निशानदेही नहीं की, वरना पीर इतनी पावर वाला था कि वो किसी न किसी तरह जवाबी वार कर चुका होता। उन्होंने शाम को ये जाकर देखा कि अब पीर की बेटी सैर के लिए बाहर निकलती है या नहीं। वो अब बाहर नहीं निकलती थी। ये दोस्त उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे जो बराए नाम मुसलमान थे और उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये वो वक्त था जब मुल्क की तकसीम का ऐलान हो चुका था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद होने वाले थे। अचानक खबरें मिलने लगीं कि सिखों और हिंदुओं ने मुसलमानों पर कातिलाना हमले शुरू कर दिए हैं। चौधरी के गांव में कोई ऐसी वारदात ना हुई। इस गांव में सिखों और मुसलमानों की आबादी तकरीबन बराबर थी और इस गांव में बड़ी जमींदारी के मुसलमान सिखों की निस्बत ज़्यादा थे। मतलब ये कि मुसलमान इस गांव में कोई ताकत रखते थे। अगस्त 1947 का महीना शुरू हुआ ही था कि मुसलमानों पर कातिलाना हमले बढ़ने लगे और जो ही आज़ादी का ऐलान हुआ मुसलमानों पर क़यामत टूट पड़ी। इन तफसीलात में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, उससे सब वाकिफ़ हैं। उन्होंने वसी पैमाने पर मुसलमान ख़वातीन के अगवा और आबरू रेज़ी की वारदातें भी सुनने में आने लगीं। मुसलमानों के लिए एक यही रास्ता रह गया था कि वो अपनी जानें बचाकर निकल भागें और पाकिस्तान पहुँचें। एक शाम बड़ा ज़ोरदार हमला चौधरी के गांव पर हुआ। कुछ मुसलमान पहले निकल गए थे, लेकिन चौधरी के बाप का ख्याल था और ये एक झूठी तवक्को थी कि सिख उसके ख़ानदान को बख्श देंगे, लेकिन ये सिर्फ खुशफहमी थी। इसी शाम इस ख़ानदान को निकल भागने का फैसला करना ही पड़ा। घर की औरतें ज़ेवरात इकट्ठे कर चुकी थीं और घर में जो नकदी थी वो भी अपने पास रख ली और दिल पर पत्थर रखकर घर से निकलने लगे। चौधरी का मकान गांव से ज़रा हटकर था, इसलिए वो आसानी से निकल सकते थे। वो घर से निकलने ही वाले थे कि कोई लड़की चीखती चिल्लाती उनके दरवाजे में दाखिल हुई। चौधरी उसकी तरफ दौड़ा तो देखा कि वो पीर की बेटी थी। वो चौधरी के साथ लिपट गई और उसने कहा कि वो इसके पास आई है और इसी के साथ रहेगी और इसी के साथ मरेगी। चौधरी के घर वालों ने लड़की को देखा तो उन्होंने यही फैसला किया कि इसे साथ ले चलते हैं और लड़की का उन्होंने इसलिए भी एहतराम किया कि वो इनके पीर की बेटी थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन गांव में मुसलमानों के घर इतने ज़्यादा जल रहे थे कि हर तरफ रोशनी थी। औरतों और बच्चों की चीखों पुकार से दिल फटे जाते थे और यकीनन आसमान भी कांप रहा होगा। मुसलमान कत्ल हो रहे थे, बच्चों को भी कत्ल किया जा रहा था और जवां औरतों को सिख घसीट घसीट कर ले जा रहे थे। ये लोग गांव से महफूज निकल गए और पहले तो बहुत तेज चलते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। लड़की ने बताया कि पीर अपने कुछ मुरीदों के साथ और दोनों बीवियों और बेटों के साथ निकल गया था। इसकी ये बेटी थी, इसके साथ थी, लेकिन खौफ इतना ज़्यादा था कि सिख कभी आ जाएंगे, मर्दों को कत्ल कर देंगे और उसे उठा ले जाएंगे। लड़की के दिल पर चौधरी का ऐसा कब्जा था कि वो अपने ख़ानदान से अलग होकर दौड़ आई और चौधरी के घर पहुंच गई। लड़की जिस कैफियत में चौधरी तक पहुंची उसे नॉर्मल कैफियत कहते हैं। इस क़यामत में और ऐसी खौफजदगी में कोई इंसान नॉर्मल नहीं रह सकता। लड़की को अपनी जान की ही नहीं बल्कि अपनी असमत की परेशानी लगी हुई थी और जिस तरह चौधरी ने उसे उस रात अपने दोस्तों से बचाया था, इससे उसके जहन में ये बात अटक गई थी कि उसकी इज्जत का रखवाला चौधरी ही हो सकता है। इस एबनॉर्मल जहनी हालत में उसने ये खतरा मोल लिया कि अपने ख़ानदान से अलग होकर चौधरी के पास पहुंच गई। चौधरी का ख़ानदान रात भर चलता रहा और सुबह तुलू हुई तो उन्होंने वो मनाजिर देखे जिनको बयान करने के लिए बड़ा मजबूत दिलगुर्दा चाहिए। हर तरफ मुसलमानों की लाशें नज़र आ रही थीं। मैं इनके इस हैबतनाक और भयानक सफ़र की रुदात पूरी तरह बयान नहीं करूँगा।
बहरहाल किसी तरह वो छुपते छुपाते चलते चलाते एक रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचे। इनकी और बहुत से पनाह गुज़ीनों की खुशनसीबी थी कि एक रेलगाड़ी आ रही थी जो पनाह गुज़ीनों से भरी हुई थी। चौधरी को मालूम नहीं था और न इसे आज तक पता चला है कि ये गाड़ी सरकारी इंतजाम के तहत चलाई गई थी या लाहौर जाने वाली कोई रोज़मर्रा वाली गाड़ी थी। बहरहाल ये सब इस गाड़ी पर इस तरह सवार हुए कि अपने आप को जानवरों की तरह ठूस दिया और इस हालत में सफ़र किया कि इन्हें डर था कि किसी भी वक्त दम घुटने से मर जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इस गाड़ी का ड्राइवर कोई मुसलमान था और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चौधरी ने बताया कि रास्ते में सिखों के हुजूम ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की और रेलवे लाइन पर भी खड़े हो गए, लेकिन गाड़ी न रुकी। अगर ड्राइवर मदद न करता और वो सिख होता तो इन तमाम पनाह गुज़ीनों को मरवाने के लिए गाड़ी रोक देता। सिख फिर भी अपना काम कर गए। वो इस तरह के गाड़ी के पायदानों पर भी पनाह गुज़ीन लटके हुए थे। खिड़कियों में से मुसाफिरों ने सर बाहर निकाले हुए थे। सिखों ने करीब खड़े हुए होकर बर्छियों और कृपानों से कई पनाह गुज़ीनों को ऐसा जख्मी किया कि पायदानों पर जो खड़े थे वो गिर गए और गाड़ी से कुचले गए। इसी तरीके से करते कराते ये रेल कार लाहौर पहुंच गई। यहाँ से चौधरी की नई जिंदगी शुरू हुई। पनाह गुज़ीनों के इस्तकबाल का बड़ा अच्छा इंतजाम था। एक रोज़ रेफ्यूजी कैंप में पीर ने अपनी बेटी को देख लिया और दौड़ा आया। तब पता चला कि पीर भी अपने खानदान के साथ खैरियत से लाहौर पहुंच गया है। वो अपनी बेटी से मिला, खुशी का इजहार किया और उसे अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन बेटी ने इसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। चौधरी वहीं था और चौधरी का बाप भी वहीं था। चौधरी का बाप तो पीर का मुरीद था, इसलिए उसने पीर की बेटी को कहा कि वो पीर साहब के साथ चली जाए, लेकिन लड़की फिर भी ना गई। इस सूरत हाल में चौधरी आगे हुआ और उसने पीर से कहा कि इसकी बेटी इसके साथ नहीं जाना चाहती तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि पीर इसे ज़बरदस्ती ले जाए। पीर ने चौधरी को धमकियां दी तो चौधरी हंस पड़ा। चौधरी ने अपने बाप की भी परवाह न की। मैं तुम्हें पीर नहीं मानता, चौधरी ने उससे कहा। तुम्हारी पीरी उसी गांव में रह गई है जहां से आए थे। तुम खुशकिस्मत हो कि मेरे हाथों बचकर आ गए हो। मैं अगर तुम्हें वहां कत्ल न कर सका तो गांव से निकलने के बाद मैं तुम्हें बड़ी आसानी से कत्ल कर सकता था। तुमने मुझे धोखे दिए और यह ना समझना कि तुम्हारी बेटी को मैंने ज़बरदस्ती अपने पास रखा है। ये जाती है तो ले जाओ, तुम्हें जाना नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें उसके करीब भी नहीं जाने दूंगा। बेटी ने भी अपने बाप को खरी खरी सुना दी। पीर अपना सा मुंह लेकर चला गया, लेकिन जाते जाते धमकियां दे गया। चौधरी को उसके बाप ने भी कहा कि पीर की बद्दुआ न ले, उसकी बेटी उसके हवाले कर दे। चौधरी ने अपने माँ बाप को इतना सख्त जवाब दिया कि तुम इस शख्स को नहीं जानते। अगर ये इतना बड़ा पीर है और इसके हाथ में खुदाई ताकत है तो इसे कहो कि अपने और हमारे हालात बदल डाले। पीर के साथ इसके कुछ मुरीद भी आ गए थे जो कैंप में भी उसके साथ थे और वो हट्टे कट्टे गुंडे और जुराइम पेशा थे। उन्होंने चौधरी को हर तरह से धमकियां दी, लेकिन चौधरी ने उनके आगे घुटने न टेके। अब मसला नौ आबादकारी का था। मुख्तसर ये कि 7-8 महीने रेफ्यूजी कैंप में पड़े रहने के बाद इन्हें तकरीबन इतनी ही ज़मीन अलाट हो गई जितनी वो पीछे छोड़ आए थे। इसके साथ ही उन्होंने एक चक में छोटा सा मकान भी बना लिया। ये ख़ानदान वहाँ चला गया और नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लिया। वो अपने साथ खासी रकम ले आए थे और जेवरात तो बेशुमार थे। इनके कुछ प्यारे मज़ारे और 2-3 किसान भी इस जगह आ गए। चौधरी के बाप ने इन सबको अपने साथ लगा लिया और ज़राअत का जो सामान खरीदा था वो खरीद लिया। यहाँ चौधरी ने आते ही पीर की बेटी के साथ शादी कर ली। वो अभी पूरा 1 साल नहीं गुजरा था कि चौधरी का बाप फौत हो गया और चौधरी अकेला रह गया। लेकिन आदमी दिमागी लिहाज से और जिस्मानी लिहाज से तेज तर्रार और फुर्तीला था। उसने बहुत मेहनत की और अपनी जमींदारी को पहले से भी ज्यादा वसी कर लिया। चौधरी को पता चला कि पीर को 3-3.5 मील दूर एक गांव में मकान भी मिल गया है और कुछ जमीन भी। इसे किसी चीज की कमी नहीं थी। इसके लिए पीर का लेबल ही काफी था। साफ जाहिर है कि इसके जो खास मुरीद थे उन्होंने इसके मौजिज़े और करामत का खूब प्रोपेगंडा किया और यहाँ भी उसका काफ़ी हल्का मुरीदों का वसी हो गया। मालूम नहीं पीर को चौधरी और अपनी बेटी के बारे में मालूम हुआ था या नहीं कि उन्होंने शादी कर ली है। इसने इनकी तरफ से तवज्जो हटा ली थी। वो अपनी दुनिया का बादशाह था। चौधरी की नई जिंदगी उसके लिए बड़ी बाबरकत साबित हुई। उसकी शख्सियत ही बदल गई और उसका किरदार तो कुछ का कुछ हो गया। उसने मस्जिदें बनवाईं गांव में और पीर परस्ती से तौबा करके अल्लाह के साथ ताल्लुक़ पैदा कर लिया। और फिर 3 साल पहले
बीवी उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ गई।